गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात पीसीआर के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने इसमें देखा था कि जो पीसीआर है इसकी खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। पीसीआर खोज किसके द्वारा की गई? कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। क्या काम आता है ये पीसीआर? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम संक्षेप में पीसीआर कहते हैं। यह पीसीआर डीएनए की एकल प्रतिलिपि से अल्प समय में लाखों प्रतिलिपि निर्मित कर सकता है। लाखों प्रतिलिपि निर्मित कर सकता है। तो एकल डीएनए से उसकी अनेकों प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पीसीआर का। पीसीआर एक मशीन है आपकी, विद्युत की सहायता से चलती है और इसकी सहायता से हम डीएनए के एकल श्रृंखला से डीएनए के एकल खंड से सेम डीएनए के अनेकों खंड प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि बनने वाले डीएनए की सारी श्रृंखलाएं उस डीएनए के मुख्य खंड के कारण समान होती है, अतः इसे हम क्लोन डीएनए भी कह सकते हैं। क्लोन का मतलब होता है हूबहू प्रतिलिपि। तो हम डीएनए के क्लोन प्राप्त करने के लिए या डीएनए की हूबहू प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए पीसीआर का उपयोग करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, पीसीआर में जो हम मशीन काम में लेते हैं, जो यंत्र काम में लेते हैं, वो एक प्रकार का थर्मोसाइक्लर यंत्र है। क्या है वो? एक प्रकार का थर्मोसाइक्लर यंत्र। थर्मल से यहाँ तात्पर्य है टेम्परेचर से, और साइक्लर का मतलब है साइक्लिक, चक्रीय प्रक्रम। इसमें आपके पास तापक्रम के परिवर्तन के चक्रीय प्रक्रम संपन्न होते हैं। अर्थात इस मशीन में क्या होता है, जैसे आप विद्युत क्षेत्र लगाते हैं इसमें, तो तापक्रम में क्या होगा? कंटिन्यू चेंजेस होगा और ये एक साइक्लिक मैनर में यानी एक चक्रीय रूप से संपन्न होता है। जो पीसीआर है, यह पीसीआर की जो प्रक्रिया है 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में संपन्न होती है। इन 3 चरणों के द्वारा क्या होगा? एकल डीएनए से आपको अनेकों डीएनए प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए 3 चरण कौन कौन से हैं जिसकी सहायता से आपको अनेकों प्रतिलिपियां प्राप्त होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जिस डीएनए खंड की प्रतिलिपि प्राप्त करनी है, उस डीएनए खंड को लोगे और उसका विकृतीकरण किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। जिस डीएनए खंड की आपको प्रतिलिपि प्राप्त करनी है उसका क्या किया जाता है? डीनेचुरेशन या विकृतीकरण। देखिए क्या होता है डीनेचुरेशन। सपोज कीजिए ये आपके पास द्विरज्जु की है डीएनए है जिसकी आपको प्रतिलिपि प्राप्त करनी है। इसे आप क्या करेंगे? उच्च तापमान पर, क्योंकि यह अभी आपके इतना सिलेबस में नहीं है, हम इसलिए इतना डिटेल में नहीं देखेंगे, मैं केवल आपको संक्षिप्त में बता रही हूँ। क्या होगा देखिए, जो आपके पास ये द्विरज्जु की डीएनए है, इसे हम क्या करेंगे? विकृत करेंगे। डीएनए का विकृतीकरण किसे कहते हैं? जैसे ही आप डीएनए को उच्च तापमान देंगे तो इनके बीच के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और क्या मिल जाता है आपको? डीएनए के जो कुंडलन है वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पे आपकी ओपन हो जाएंगे। हम जानते हैं डीएनए का एक सिरा 3 प्राइम का, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 5 प्राइम का, और जो इसके विपरीत है वो इसके प्रति समानांतर होगा। तो 3 प्राइम के पास 5 प्राइम वाला और 5 प्राइम के पास 3 प्राइम वाला। तो पहले चरण में हमने क्या किया? डीएनए का विकृतीकरण, कि जो डीएनए में जो कुंडलन पाए जा रहे थे उन कुंडलन को हमने खोल दिया। जैसे ही आपने कुंडलन खोल दिया, अब हम क्या करेंगे? इसमें प्राइमर को जोड़ेंगे। आरएनए प्राइमर को जोड़ा जाता है। जो आरएनए प्राइमर को जोड़ा जाता है, इस प्रक्रम को हम बोलते हैं एनीलिंग। क्या बोल दिया जाता है इस प्रक्रम को? एनीलिंग। तो सेकंड प्रोसेस क्या हुई इसमें? सेकंड प्रोसेस इसमें एनीलिंग की प्रोसेस। इस एनीलिंग की प्रोसेस में क्या किया जाएगा? आरएनए को जोड़ा जाता है, आरएनए के प्राइमर को जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे जो आरएनए के प्राइमर को जोड़ा जाता है, यह आरएनए का प्राइमर
5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ नए डीएनए का निर्माण करता है। देखिए, चाहे ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे आप अनुवांशिक कोडोन को पढ़े, सारे प्रोसेस कहाँ होंगे? ये हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर। तो नया डीएनए का श्रृंखला कहाँ बनेगी? 5 से 3 की तरफ। तो कहाँ जुड़ेगा? देखिए, जब नई बनने वाली डीएनए की श्रृंखला, हमने कहा एनिलिंग की प्रोसेस करेंगे हम, यानी कि आरएनए के प्राइमर को जोड़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपके डीएनए की जो श्रृंखला थी ये दूर दूर हो गई। ये वाला 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, इसके विपरीत ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। हम कह रहे हैं जो नया जो प्राइमर जुड़ेगा वो 5 से 3 की दिशा में क्या करेगा? नए डीएनए का संश्लेषण करेगा। तो क्या हम यहाँ पे जोड़ दें? देखिए, आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये 5 प्राइम हो गया, 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, तो दोनों समान नहीं होते। इसीलिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आरएनए प्राइमर को आप जोड़ देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या कर देंगे? आरएनए प्राइमर को जोड़ देंगे। क्लियर हुआ? ये 3 प्राइम हो गया। अब जैसे ही इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? एनिलिंग। अब जो इसके पास थर्ड प्रोसेस है वो क्या है? श्रृंखला का दीर्घीकरण। श्रृंखला का दीर्घीकरण। अब ये जो आपके पास आपने जो प्राइमर जोड़ा है, आरएनए का प्राइमर, प्राइमर क्या होता है? छोटा खंड होता है, आरएनए का नाइट्रोजन बेस का छोटा खंड होता है। अब यह क्या करेगा? आपके अन्य नाइट्रोजन बेस को अपने पास जोड़ते हुए एक पूरी श्रृंखला का निर्माण कर देता है। तो भी इसी तरीके से नए नए नाइट्रोजन बेस को जोड़ता जाएगा और एक श्रृंखला का निर्माण कर देगा। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, आपकी एक डीएनए से 2 डीएनए की कॉपी बन चुकी है और यही प्रक्रम बार बार करा जाता है। अब जैसे ही एक डीएनए से 2 कॉपी बन गई, वापस कौन सा प्रोसेस आ जाएगा आपके पास? थर्ड वाला। तो क्या हुआ? देखिए क्या होगा, ये आपके पास डीएनए की नई श्रृंखला बन गई। इस तरीके से पूरा डीएनए बन जाएगा और इसी तरीके से ये पूरा डीएनए बन जाएगा। तो एक डीएनए से कितने डीएनए निर्मित हो गए? 2 डीएनए। इनमें कुंडलन होगा, वापस पुनः डीनेचुरेशन की प्रोसेस होगी। तो यानी कि विकृतीकरण का, एनिलिंग का और दीर्घीकरण का, यही प्रक्रम बार बार पुनरावृत्त होते जाता है चक्रीय प्रोसेस में। और तीनों ही प्रक्रम में हम अलग अलग तापमान का उपयोग करते हैं। यहाँ पे तापमान स्वतः ही अधिक और स्वतः ही कम हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए, एक चक्र को पूरा होने में कितना टाइम लगता है? इसमें 225 सेकंड का। ये जो एक चक्र है जिसमें विकृतीकरण, एनिलिंग और दीर्घीकरण जो तीनों प्रोसेस सम्मिलित हैं, उसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 225 सेकंड का समय लगता है। देखिए, इतने अल्प समय में डीएनए क्या हो रहा है? आपका रेप्लिकेट हो रहा है। तो इसी तरीके से हम इस मशीन को, आपको डीएनए की कितनी प्रतिलिपियां चाहिए उस हिसाब से हम टाइम सेट कर देते हैं। तो आधे घंटे में या 1 घंटे में आपको डीएनए की अनेकों प्रतिलिपियां प्राप्त हो जाती हैं। क्लियर हुआ? तो यह आपकी थी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें क्या करेंगे हम? डीएनए की एकल कॉपी से बहुत सारी कॉपी या बहुत सारी प्रतिलिपियां या बहुत सारे क्लोन डीएनए हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस पीसीआर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इस पीसीआर मशीन का उपयोग देखिए कहाँ कहाँ किया जाता है। इस पीसीआर मशीन का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहली बात तो इसका उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में ही, आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो जो भी आपके पास डिजायर्ड जीन है, वांछित जीन है, उसकी अगर आपको बहुत सारी प्रतिलिपियां बनानी है तो हमें वाहक की आवश्यकता नहीं है। हम इसी प्रोसेस को, पीसीआर को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी कॉपी बना सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब हम जीन थेरेपी का उपयोग करते हैं तो जीन थेरेपी में भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। जीन थेरेपी एक चिकित्सा की पद्धति है। इसमें क्या होता है कि जो आपका विकृत जीन है, जिसके कारण कोई रोग उत्पन्न हो रहा है, उस जीन को सामान्य जीन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो जीन थेरेपी में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ हम इसका उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कर सकते हैं। डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होता है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? अभी इसके बारे में हम देखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जिस तरीके से प्रत्येक मनुष्य के जो हाथों के फिंगरप्रिंट है, उंगलियों के, फिंगर्स के, वो अलग अलग होते हैं, ऐसे ही हर इंसान का जो डीएनए है उसमें विशेष क्रम होता है नाइट्रोजन क्षार का। तो इसकी सहायता से हम पहचान कर सकते हैं। तो
प्रत्येक मनुष्य का डीएनए फिंगरप्रिंट दूसरे मनुष्य से अलग होता है। अपवाद हम बात कर सकते हैं यहाँ पे होमोजाइगस ट्विंस की, जो एक समान दिखाई देते हैं। होमोजाइगस ट्विंस, उनके डीएनए फिंगरप्रिंट समान हो सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ फॉरेंसिक साइंस, जिसे हम बोलते हैं अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस में, अपराध विज्ञान में जो भी अपराधी है उसकी पहचान करने में भी हम पीसीआर का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे पीसीआर के उपयोग हो गए। साथ ही साथ रिसर्च के एरिया में, यानी कि शोध कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए पीसीआर के क्या क्या उपयोग हो गए। शोध कार्यों में हम बात करें तो यदि हम किसी डीएनए का मानचित्र बनाना चाहते हैं, आणविक मानचित्रण बनाना चाहते हैं, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जैसा कोई प्रोजेक्ट हो। यद्यपि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पीसीआर का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय पे पीसीआर इतना ज़्यादा प्रभावी रूप से काम में नहीं लिया जा रहा था। तो यदि आप आणविक मानचित्रण करना चाहते हैं वर्तमान समय में, आणविक मानचित्र, तो आणविक मानचित्र में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पीसीआर का उपयोग हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जीन थेरेपी में, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में, डीएनए के अंगुली छापन में, डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग में, अपराधियों की जांच करने में, अपराध विज्ञान में, कोई संतान अपनी माता या पिता की संतान है या नहीं उसके बारे में जानकारी के लिए, पैतृक जो संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं उनके निपटारे में, इस तरीके से अपराध विज्ञान में भी, यानी कि फॉरेंसिक साइंस में भी पीसीआर का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साथ जो भी हम बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं, यहाँ पे भी डीएनए की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पीसीआर का उपयोग करते हैं। तो पीसीआर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट करेंगे, जो कि है क्या, आरएफएलपी। आरएफएलपी से हमारा क्या तात्पर्य है, प्रतिबंध बंध लंबाई बहुरूपिता चित्रण। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आरएफएलपी। तो देखिए हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है आरएफएलपी। क्या होता है आरएफएलपी, इसकी फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। प्रतिबंधित खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। क्या हुआ पूरा नाम आरएफएलपी का, प्रतिबंधित खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। देखिए आप इसे इंग्लिश में ज़्यादा इजी वे में याद कर पाएंगे। क्या हुआ देखिए इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखिए क्या होता है प्रतिबंधित खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। देखिए क्या कह रहा है ये, जो रेस्ट्रिक्शन क्या होता है आरएफएलपी, हमने बात की थी डीएनए की, कि जब आप डीएनए को किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा, जब हम किसी डीएनए को किसी प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम द्वारा कट लगाते हैं, इसके खंड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, आपको अनेक लंबाई के, यानी कि या फिर हम कहें भिन्न भिन्न लंबाई के अनेकों छोटे छोटे डीएनए खंड मिलते हैं। अनेकों छोटे छोटे डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। ये जो आपको अलग अलग लंबाई के छोटे छोटे डीएनए खंड प्राप्त होते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आरएफएलपी। इन्हीं क्या कहा जाता है, आरएफएलपी, यानी कि प्रतिबंधित खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। कि जैसे ही आपने प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस के से खंड किए डीएनए के, तो आपको बहुत सारे रूप मिलेंगे, अलग अलग लंबाई के क्या मिलेंगे आपको, डीएनए के खंड प्राप्त होंगे, जिसे हमने क्या बोल दिया है,
RFLP। तो क्या हुआ, जब किसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा किसी भी जाति के डीएनए को काटा जाता है तो हमें जो छोटे छोटे खंड प्राप्त होते हैं उन्हें हमने क्या कह दिया है, RFLP। क्लियर हुआ। जब डीएनए के विभिन्न प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट किया जाता है तो उस डीएनए खंड से क्या प्राप्त होंगे, आपको भिन्न भिन्न लंबाई के अनेकों छोटे छोटे डीएनए खंड प्राप्त होते हैं। ये देखिए, आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से कट किया तो क्या होगा, आपको बहुत सारे छोटे छोटे डीएनए खंड प्राप्त होंगे जो कि क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग लंबाई के प्राप्त होते हैं। इन्हें ही हमने क्या कह दिया है, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, ये जो आपके पास भिन्न भिन्न लंबाई के डीएनए के खंड थे, इसमें से क्या करना है, आपको वांछित लंबाई का डीएनए खंड प्राप्त करना है। ये जो आपके पास RFLP प्राप्त हुए, इनसे आपको वांछित लंबाई का डीएनए खंड प्राप्त करना है तो हम क्या करते हैं, इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसे हमने कहा था जेल वैद्युत कण संचलन। तो जैसे ही आप इस जो बहुत सारे आपके पास छोटे छोटे खंड है डीएनए के, इन्हें आप क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में क्या करेंगे, आप इनका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की क्रियाविधि संपन्न कराएंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो बड़े डीएनए के खंड है वो तो आपको ऊपर मिलेंगे और जो छोटे डीएनए के खंड है वो ज़्यादा दूरी तक गति कर पाएंगे। तो आपको जितनी लंबाई का डीएनए खंड चाहिए, जितने किलो बेस पेयर का डीएनए खंड चाहिए, उस हिसाब से हम डीएनए के खंडों को पृथक कर सकते हैं। तो जो हमें भिन्न भिन्न जाति के डीएनए के खंड प्राप्त हुए थे, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा पृथक कर सकते हैं। जो अलग अलग डीएनए खंड मिले उसे किससे पृथक कर सकते हैं, हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जेल में जो डीएनए खंड प्राप्त हुए, इस डीएनए खंड को आपको अपने लिए चाहिए तो क्या करेंगे, आप ब्लॉटिंग यूज करेंगे। हमने पुराना पढ़ा था ब्लॉटिंग का। तो ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, हम इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर लगा देंगे। चूंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं इसलिए कौन सी ब्लॉटिंग हो जाएगी, सदन ब्लॉटिंग। नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पेपर काम में लेंगे और इस नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पेपर को अगर आप इस जेल के ऊपर रख देंगे, देखिए ये जो जेल है इसके ऊपर क्या करा आपने, अलग से एक फिल्टर पेपर रख दिया। तो ये जो भी आपके पास डीएनए खंड होंगे वो आपके फिल्टर पेपर पे एज इट इज आ जाते हैं। तो इस तरीके से आप आपके मनवांछित डीएनए को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम ये RFLP का यूज कहाँ करते हैं, देखिए किस RFLP के जो आपको अलग अलग लंबाई के डीएनए खंड प्राप्त हुए, इसके क्या क्या उपयोग है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो ये जो अलग अलग लंबाई के डीएनए खंड है, इन्हें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम में लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है हम कल देखेंगे। तो इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम काम में लेते हैं। इसी के साथ साथ जो अलग अलग लंबाई के डीएनए खंड है, इससे हम विभिन्न जातियों के डीएनए की तुलना भी कर सकते हैं। विभिन्न जाति के जीवों के डीएनए की तुलना करने में भी काम में ले सकते हैं। उनके मध्य में आप क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न जीनों के या विभिन्न डीएनए खंडों के डीएनए खंड के कार्य ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा डीएनए का खंड कौन सा कार्य करता है। तो आज हमने PCR अर्थात पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और साथ ही साथ RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में अध्ययन किया। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।